नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा छठा सेशन है और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नए टॉपिक रेस्पिरेशन से, जो कि लाइफ प्रोसेसेस का एक नया टॉपिक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या सब पढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम लोग रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहले तो बेसिक फंक्शनिंग जो रेस्पिरेशन की होती हैं वो हम लोग देखेंगे। एक आध रिएक्शंस हैं, उस रिएक्शन से हम लोग समझेंगे कि किस तरह से इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमारे बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं उस सेल्स से एनर्जी किस प्रकार से रिलीज होती है। और फिर हम लोग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में थोड़ा अंतर को समझेंगे और फिर ये हम लोग जानेंगे कि किस तरह से एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और ये रिलीज एनर्जी किस तरह से स्टोर्ड होता है हमारे सेल्स में। और फिर फाइनली हम लोग देखेंगे कि कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें कि ग्लूकोज हुआ और फिर ऑक्सीडेशन जो होता है ग्लूकोज का, जिसमें कि पायरुविक एसिड या पायरुवेट बना लेता है जिसको कि हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और फिर जो पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन एटम कंपाउंड होता है वो कुछ किस तरह से ये सब एक रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, इन सब चीज के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। वैसे तो अब तक जो हम लोग देख चुके हैं वो है डाइजेशन। तो डाइजेशन वाले लेक्चर में जो हमने देखा था कि इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो कि इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि फूड को इंजेस्ट किया जाता है। फूड को इंजेस्ट करने के बाद फिर उनका डाइजेशन प्रोसेस हमारे माउथ से शुरू होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके ये डाइजेशन जो है हमारे भोजन का वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन होता है उस डाइजेस्टेड फूड का, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर एसिमिलेशन होता है। और इसी एसिमिलेशन प्रोसेस के बाद इसी एसिमिलेटेड फूड की हम लोग बात कर रहे हैं कि जो ये डाइजेस्टेड फूड होता है, द डाइजेस्टेड फूड इज एसिमिलेटेड इनटू द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो ये डाइजेस्टेड फूड है वो एसिमिलेट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में। तो ये जो एसिमिलेटेड फूड है, इस एसिमिलेटेड फूड को मेनली दो पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाता है। द एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड मेनली फॉर टू पर्पस। तो ये दो पर्पस कौन कौन सा है? पहला पर्पस है एज ए फ्यूल। पहला पर्पस है इस एसिमिलेटेड फ्यूल को हम लोग यूज करते हैं एज ए फ्यूल। क्यों यूज करते हैं एज ए फ्यूल? टू गेट दी एनर्जी, एनर्जी को प्राप्त करने के लिए फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। अलग अलग जो लाइफ प्रोसेसेस हैं हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, और फिर जो कुछ भी हम लोग एक्सटर्नल वर्क करते हैं उसके लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, उस एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए यही वाला एसिमिलेटेड फूड है। और दूसरा काम है इस एसिमिलेटेड फूड का to be used as a material for the growth and repair of the body। बॉडी में किसी भी तरह का अगर हमें ग्रोथ चाहिए, सेल का ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए इसी मटेरियल का यूज किया जाता है। और फिर किसी तरह का वियर एंड टीयर हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए सेल्स के और टिश्यूज के या फिर किसी तरह के ऑर्गन्स हैं तो उसमें सेल्स अगर डैमेज हो गया तो उनके रिपेयरिंग में भी यही वाला एसिमिलेटेड फूड को हम लोग यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं कि हाउ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द फूड। भोजन से किस प्रकार से एनर्जी रिलीज होती है और फिर रिलीज होने के बाद विच इज एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरह से एनर्जी रिलीज होता है फ्रॉम द फूड विच इज एब्जॉर्ब्ड, जो कि एब्जॉर्ब हो जाता है और एसिमिलेट हो जाता है सेल्स के साथ हमारे बॉडी में। मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स जो हैं उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड। भोजन से अगर उन्हें एनर्जी चाहिए तो उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दिस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ द फूड। ये वाला जो ऑक्सीजन है जिसको कि हम लोग O2 बोलते हैं, ये रिएक्ट करता है विद द फूड मॉलिक्यूल्स। भोजन के साथ ये रिएक्ट करता है जो हमारे बॉडी सेल्स में प्रेजेंट होता है
भोजन मतलब कि ये जो एसिमिलेटेड फूड है, एसिमिलेटेड फूड जो है तो उनके साथ ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन एंड बर्न्स देम टू रिलीज एनर्जी। फिर इनको धीरे धीरे ये बर्न करता है ऑक्सीजन और एनर्जी को ये रिलीज करता है। तो जो ये एनर्जी रिलीज होता है, द एनर्जी दस रिलीज्ड इज स्टोर्ड इन एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये जो एनर्जी रिलीज होता है ये एटीपी मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे सेल्स में होता है उसमें जा करके स्टोर हो जाता है एंड द बॉडी कैन कॉज दिस स्टोर्ड एनर्जी वेयर एवर इट वांट्स टू डू सो। तो द बॉडी कैन यूज दिस स्टोर्ड एनर्जी, तो हमारा बॉडी जो है इस स्टोर्ड एनर्जी को यूज कर सकता है जहाँ कहीं भी ये चाहे हमारे बॉडी में। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करने का प्रोसेस फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन हम लोग इसी को कहते हैं कि जिस प्रोसेस से हमारे बॉडी से जिस प्रोसेस से हमारे द्वारा कंज्यूम्ड किए गए फूड से एनर्जी रिलीज होती है उसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक में हम लोग आगे ये देख रहे हैं कि जैसे कि हम लोग अभी तक ये देखे कि ये जो फूड है, फूड जो कि एसिमिलेटेड फूड है, डाइजेशन के बाद ये वाला एसिमिलेटेड फूड है। तो एसिमिलेटेड फूड जो ये ऑक्सीजन हम लोग ब्रीदिंग के दौरान ऑब्टेन किए, ये ब्रीदिंग के दौरान जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में गया तो इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला एसिमिलेटेड फूड रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके ये तीन तरह के सब्सटेंस को फॉर्म करता है। एक तो होता है एनर्जी जो कि बॉडी यूटिलाइज कर लेता है, दूसरा होता है वाटर जिसको कि H2O हम लोग कहते हैं और तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कि CO2 कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन। ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसमें हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं थ्रू ब्रीदिंग इनटू द सेल्स यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड। फिर इस ऑक्सीजन का यूज किया जाता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए बाय बर्निंग द फूड, भोजन को बर्न करके एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट। फिर वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग एलिमिनेट करते हैं अपने बॉडी से। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन सा है, एक है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ये हमारा वाटर। तो बेसिकली इस प्रोसेस में जो है दो बाय प्रोडक्ट होते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। तो देयर आर टू बाय प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्यों, क्योंकि ये सेल के अंदर ये वाला प्रोसेस हो रहा है इसीलिए ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसमें दो तरह के हमारा बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है ये वाला वाटर। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। लेकिन इन दोनों बाय प्रोडक्ट में से ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड द रियल वेस्ट। इन दोनों बाय प्रोडक्ट में से सिर्फ ये कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग कंसिडर करते हैं रियल वेस्ट के रूप में। एंड वाटर प्रोड्यूस्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल, और जो ये वाटर प्रोड्यूस हुआ इसको यूटिलाइज कर लिया जाता है बाय द सेल, सेल के द्वारा इनको यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो the process of respiration which releases energy takes place inside the cell। तो जो ये प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है जो कि रिलीज करता है एनर्जी, ये हमारे सेल के अंदर हो रहा होता है ये वाला प्रोसेस। सो इट इज नॉन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसीलिए हम इनको सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन ये एक एसेंशियल प्रोसेस है फॉर द लाइफ, लाइफ होने के लिए ये रेस्पिरेशन एक एसेंशियल प्रोसेस है। ऐसा क्यों, क्योंकि यही तो रेस्पिरेशन है जो प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल दी लाइफ प्रोसेसेस। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको कैरी आउट करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होगी उस एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम इसी रेस्पिरेशन प्रोसेस का है। तो विच आर नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिजम्स अलाइव, जिससे कि
जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिंदा रह सकता है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज एन एसेंशियल प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है और ये यूटिलाइज करता है फूड फ्रॉम द ग्लूकोज और फिर या ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। फूड फ्रॉम ग्लूकोज हम क्यों बोले, क्योंकि हम लोग इससे पहले देख चुके हैं फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में कि इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किस तरह से ये ग्लूकोज हमारा ऑब्टेन होता है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो कि बाय प्रोडक्ट है। तो यही वाला बाय प्रोडक्ट जो है फूड के तरह काम करता है बाकी सभी कंज्यूमर्स के लिए। तो इसीलिए इस टर्म को हमने यूज किया है फूड फ्रॉम ग्लूकोज। इसके बाद आता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में हम लोग अंतर को थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी मिल सके कि ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक ही चीज नहीं है। तो the mechanism by which the organisms obtain oxygen from the air and releases carbon dioxide is called breathing। तो जिस मैकेनिज्म से कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है ऑक्सीजन को, ऑब्टेन करता है O2 को, कहाँ से, एयर से, और ये साथ में रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, दैट इज CO2 को ये रिलीज करता है। इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। जबकि रेस्पिरेशन जो है ये इंक्लूड करता है दोनों को, ब्रीदिंग एज वेल एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ब्रीदिंग और साथ में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को जब हम लोग मिला देंगे तो हम लोग उसको रेस्पिरेशन कहेंगे। तो देयरफॉर रेस्पिरेशन इंक्लूड्स बोथ ब्रीदिंग एज वेल एज ऑक्सीडेशन। तो ब्रीदिंग जो है सिंपली ये एक फिजिकल प्रोसेस है। तो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस वेयर, जहाँ की रेस्पिरेशन आल्सो इंक्लूड्स बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जबकि रेस्पिरेशन जो है ये इंक्लूड करता है बायोकेमिकल प्रोसेस को, द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स, जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो इन्वॉल्व करता है हमारे लंग्स को, मतलब ऑर्गेनिजम्स के लंग्स को, जबकि जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है ये इन्वॉल्व करता है माइटोकॉन्ड्रिया को इन द सेल। सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया नामक ऑर्गेनेल्स होता है उसको ये इन्वॉल्व करता है, जहाँ की फूड का ऑक्सीडेशन होता है, द फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, और वो एनर्जी को रिलीज करता है। तो देयरफॉर अब हम लोग कह सकते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ये दो अलग अलग टर्म है। तो बेसिकली फूड का ऑक्सीडेशन होता है, तो फूड ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज करता है। तो ये एनर्जी जो है इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि हमारे बॉडी के सेल्स के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। तो रेस्पिरेशन इज एक्चुअली अ बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन जो है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि होता है स्टेजेस में, और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स की भी जरूरत होती है इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में। मेन पर्पस रेस्पिरेशन का जो है ये है टू रिलीज दी एनर्जी, एनर्जी का रिलीज करना फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड मोलिक्यूल्स। जो सिंपल फूड मोलिक्यूल्स हैं जिसको कि हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, तो इसी ग्लूकोज से जो सिंपल फूड मोलिक्यूल है इसका ऑक्सीडेशन करना और ऑक्सीडेशन करके इनसे एनर्जी को रिलीज करवाना, ये वाला काम रेस्पिरेशन में होता है। बाकी द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट द बायोलॉजिकल फंक्शन which are necessary for maintenance of life and survival of organisms। तो जो ये एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन के दौरान, यूज्ड फॉर कैरिंग आउट द बायोलॉजिकल फंक्शन, जो हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, उनको कैरी आउट करने के लिए
इस एनर्जी का उपयोग किया जाता है और जो लाइफ है उनको मेंटेन करने में किया जाता है ताकि ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर सके, ऑर्गेनिजम्स जिंदा रह सके। रेस्पिरेशन जो है ये अपोजिट है फोटोसिंथेसिस का। तो द रेस्पिरेशन इज अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। ऐसा इसलिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस भोजन को बनाता है, जैसे ग्लूकोज बाय यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके ये फोटोसिंथेसिस जो है फूड को तैयार करता है जो कि ग्लूकोज है। तो इस फूड को इन्होंने तैयार किया और साथ में ये ऑक्सीजन को भी रिलीज करता है। तो ये ऑक्सीजन रिलीज किया, जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये ऑक्सीजन रिएक्ट करता है इस भोजन के साथ में, इस ग्लूकोज के साथ में, और ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, और साथ में इस एनर्जी को रिलीज करता है। तो इस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो ये एनर्जी था इधर सनलाइट से मिल रही थी, साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन सब के साथ मिल करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ और फोटोसिंथेसिस होने के बाद इन्होंने एज ए रिजल्ट ग्लूकोज को बनाया और ऑक्सीजन को रिलीज किया। और जबकि रेस्पिरेशन में क्या हुआ, रेस्पिरेशन में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। ये ग्लूकोज जो है वो रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ में और एज ए बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और ये एनर्जी रिलीज हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट वाला प्रोसेस है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए जो ये गैस है, कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस जो है ये आता कहाँ से है। तो सबसे पहले तो हम लोग इनहेल एक्सहेल जो करते हैं, जो ब्रीदिंग वाला मैकेनिज्म करते हैं, तो ब्रीदिंग वाले मैकेनिज्म में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, एक होता है इनहेल करना और दूसरा होता है एक्सहेल करना। तो इनहेल वाले प्रोसेस में हम लोग एयर को इनसाइड लेते हैं, तो वी टेक इनसाइड, वी टेक इन एयर। तो एयर हम लोग इनसाइड लेते हैं, इनसाइड दी लंग्स। और एक्सहेल वाले प्रोसेस में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को, CO2 रिच एयर इज थ्रोन आउट, इसको हम लोग बाहर की तरफ थ्रोन आउट। तो एक्सहेल वाले प्रोसेस में हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग एक्सहेल करते हैं, बाहर की तरफ फेंक देते हैं। तो इनहेल एक्सहेल ये दो प्रोसेस होता है। तो होता क्या है, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो एयर जो कि ऑक्सीजन रिच होता है वो हमारे लंग्स तक पहुंचता है और हमारे लंग्स में जा करके ये बहुत सारे एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं। तो एल्वियोली इज द साइड जहाँ की गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इस एल्वियोली में जाने के बाद, इस एल्वियोली में जाने के बाद ये ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम्स के साथ में, वो हमारे ब्लड वेसल्स के साथ में एक्सचेंज हो जाता है। चूंकि ब्लड जो है ये कैरियर का काम करता है, ऑक्सीजन कैरियर और कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर का काम करता है। तो ये एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी के सेल्स से लंग्स तक लेकर के आता है और ऑक्सीजन रिच एयर को लंग्स से लेकर के डिफरेंट सेल्स तक ऑक्सीजन रिच एयर को ये पहुंचाता है। ये ब्लड का काम है। तो ब्लड स्ट्रीम के कांटेक्ट में ये वाला एयर आता है, कौन सा एयर, ऑक्सीजन रिच एयर, और यहाँ पे ऑक्सीजन रिच एयर को ब्लड को दे देता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को ये वापस लंग्स का जो ये एल्वियोली रीजन है यहाँ पे इनका एक्सचेंज हो जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स में जो प्रेजेंट एल्वियोली है। तो ये ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है, ब्लड के थ्रू ये पहुंच जाता है डिफरेंट सेल्स तक, डिफरेंट ऑर्गन्स तक। और चूंकि ये ब्लड जो है, इस ब्लड को पंप करने का काम हमारे हार्ट का है, तो हार्ट का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। तो हमारे बॉडी में इन सब का एक सिस्टम काम करता है। तो किसी के भी रोल को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं
इन द गैस एक्सचेंज या इन द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हालांकि हम लोग हार्ट के फंक्शनिंग को, लंग्स के फंक्शनिंग को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में, बट अभी के लिए हम लोग बस समझने के लिए इतना ही रखते हैं। फिर जब ये ऑक्सीजन पहुंच गया सेल्स तक, ऑक्सीजन जब ये पहुंच गया हमारे सेल्स तक, फिर वहां सेल के अंदर वो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स, ब्लड और टिश्यू सेल्स के बीच में इस तरह से ये रेस्पिरेशन हो रहा होता है। तो ये हुआ हमारा कैपिलरी टिश्यू फ्लूइड। तो इधर में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे टिश्यू फ्लूइड्स हैं और ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर। एक्चुअली ये ऑस्मोसिस प्रोसेस से ये वाला सब प्रोसेस हो रहा था, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कहीं इंक्रीज होता है, कहीं डिक्रीज होता है, तो ये ब्लड में गैसेस का एक्सचेंज वाला प्रोसेस चल रहा होता है। तो ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो फ्लूइड मूव्स इनटू द टिश्यू। तो ये फ्लूइड जब ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर अधिक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो फ्लूइड जो है वो हमारे टिश्यूज में मूव करते हैं। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक हो जाता है ब्लड प्रेशर से, तो फ्लूइड मूव्स इनटू द कैपिलरी, फ्लूइड जो है वो कैपिलरी की तरफ मूव कर जाता है। तो ये एक ऑस्मोटिक प्रोसेस से ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म से इस गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इसके बाद हम लोग, तो ये फिर से सेम डायग्राम है बट रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से है। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को ये बाहर की तरफ है ना एक्सहेल किया गया, ब्रीथ आउट किया गया। ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल जब करते हैं तो ऑक्सीजन एक्सचेंज एल्वियोली के पास हो रहा होता है और फिर इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता है बाय द ब्लड। फिर इस ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है सेल्स के पास। तो अब सेल में पहुंच गया ऑक्सीजन, यहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। इस सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ये वाला ऑक्सीजन जो है फूड के साथ रिएक्ट करेगा और जा करके एनर्जी को बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ में वाटर को बनाएगा। तो वाटर तो बेसिकली यूटिलाइज हो जाता है, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स में प्रोड्यूस हुआ, उस कार्बन डाइऑक्साइड का फिर एक्सचेंज होता है सेल्स के साथ में। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है फिर ये ब्लड स्ट्रीम के साथ, और ब्लड स्ट्रीम जो है फिर ये ट्रांसपोर्ट CO2 को ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है हार्ट के पास, और फिर हार्ट लेकर के जाता है इस CO2 को एल्वियोली के पास, जहाँ की CO2 का एक्सचेंज हो जाता है। और फिर फाइनली ये हमारे लंग्स से जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो एक्सहेल हो जाता है। तो ये एक सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम था जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं किस तरह से ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंचता है और किस तरह से सेल्स तक पहुंचने के बाद ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में हिस्सा लेता है और एनर्जी को रिलीज करता है। इसके बाद हम लोग, तो चूंकि सेल नीड्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, तो सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए। तो सेल में ऑक्सीजन डिफ्यूज इन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाता है। ये हम लोग अभी जस्ट पिछले वाले स्लाइड्स में देखे। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हम लोग देखे कि ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ में, बेसिकली ये वाला ग्लूकोज वही फूड है। तो उस फूड का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होता है और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये एनर्जी बना लेता है। इस एटीपी के बारे में हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि ये एटीपी क्या होता है। तो बेसिकली हुआ क्या, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इस रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुआ, उस एनर्जी को एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है इन द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। फिर ऑर्गेनिजम्स को यूज के द्वारा यूज किया जाता है इसी एटीपी मॉलिक्यूल को जब कभी भी इनकी जरूरत होती है। और फिर जो एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी। फिर इस एडीपी टर्म को भी हम लोग जानते हैं एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो बेसिकली जो
एडीपी और फॉस्फेट हैं, साथ में ये एनर्जी मिल करके ये बना लेता है एटीपी को। तो एटीपी और एडीपी हैं क्या? एडीपी मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, जो कि हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है और इनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो लो एनर्जी लेवल होती है, लो एनर्जी कंटेंट होती है एडीपी की। दूसरा टर्म है ये एटीपी, एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे सेल्स में और इनके पास हाई एनर्जी कंटेंट होता है। तो ये एक डिफरेंस है एटीपी और एडीपी के बीच में। और फिर तीसरा टर्म हम लोग यहाँ पे देखे थे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट क्या है? फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंटेन करता है फॉस्फेट ग्रुप को, और ये फॉस्फेट ग्रुप बना हुआ होता है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से। तो हम लोग देख लिए कि एटीपी, एडीपी और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या है। तो इन सब टर्म्स का यूज होने वाला है हमारे स्लाइड्स में, और जो आने वाले स्लाइड्स हैं उसमें हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो एनर्जी ये प्रोड्यूस हुआ, ये वाला जो एनर्जी इधर प्रोड्यूस हुआ, इस एनर्जी को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में इसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं अपने बॉडी में, एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और जब कभी भी ऑर्गेनिजम्स को जरूरत होती है इस एडीपी या एटीपी मॉलिक्यूल की, तो ये ऑर्गेनिजम्स उसको यूज करते हैं। फिर जो एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी, तो एटीपी कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। जब कभी भी सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एटीपी को ब्रेक डाउन किया जा सकता है यूजिंग वाटर, वाटर को यूज करके, ताकि एनर्जी को रिलीज कर सके। तो जो एनर्जी है वो लगभग 30.5 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज होता है इस प्रोसेस में। तो एटीपी से जब ये एडीपी के फॉर्म में, एडीपी हम लोग जाने कि ये वाला जो है इसमें लो एनर्जी कंटेंट होता है, लो एनर्जी कंटेंट होता है, और इस एटीपी में हाई एनर्जी कंटेंट होता है, हाई एनर्जी कंटेंट होता है। तो एनर्जी लगभग 30.5 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, और इट इज यूज टू कैरी आउट ऑल द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल। सेल्स के अंदर जो भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रहा होता है उसको कैरी आउट करने में ये वाला एनर्जी यूज हो जाता है। तो अभी तक हम लोग ये देखें कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ उसको स्टोर कर लिया गया एटीपी मॉलिक्यूल्स में इन द सेल्स, और जब कभी भी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है इस एटीपी मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज किया जाता है बाय द ऑर्गेनिजम्स। जो एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स, और जो रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको यूज किया गया एटीपी मॉलिक्यूल को बनाने में। किससे बनाया एटीपी मॉलिक्यूल को? इसी एडीपी मॉलिक्यूल से बनाया। तो हुआ क्या, एटीपी मॉलिक्यूल फॉस्फेट के साथ में कंबाइन किया, और साथ में थोड़े एनर्जी थे उनके साथ कंबाइन करके इन्होंने एटीपी मॉलिक्यूल्स को फॉर्म किया। तो एडीपी कंबाइन विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एडीपी के साथ में कंबाइन किया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और रिलीज किया, और इन्होंने फॉर्म किया एटीपी मॉलिक्यूल्स को। तो इस तरह से जो एटीपी मॉलिक्यूल और एडीपी मॉलिक्यूल हैं इन दोनों के बीच में एक साइकिल चलते रहता है कि ये एटीपी से एडीपी बन गया और एडीपी से एटीपी बन गया। तो ये वाला एक साइक्लिक प्रोसेस चलते रहता है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी इज यूज्ड बाय द बॉडी सेल्स फॉर वेरियस प्रोसेसेस, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, उसी तरह से सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, और भी बहुत सारे एक्टिविटी जो कि रिलेटेड हैं विद द फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स। तो इन सब से
तो ADP कैन बी कन्वर्टेड इनटू ATP बाय absorbing एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ADP को हम लोग ATP में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड फाइनली फिर इस ATP को हम लोग ADP में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पीछे हम लोग वो रिएक्शंस को देखें, बाय रिलीजिंग एनर्जी टू बी यूज्ड बाय द सेल अगेन एंड अगेन, बार बार ये वाला प्रोसेस, मतलब ये एक साइक्लिक प्रोसेस चलते रहता है। दिस एंश्योर्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द ऑर्गेनिजम्स। तो इससे जो है कंटिन्यूअस सप्लाई हो सकता है एनर्जी का टू द ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैरी आउट करता है रेस्पिरेशन को बाय यूजिंग द ऑक्सीजन, तो उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में हम लोग ये देखेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन को यूज करता है टू कैरी आउट द रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन प्रोसेस को करने के लिए ऑक्सीजन गैस का यूटिलाइजेशन होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है ना रेस्पिरेशन में। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कैरी आउट करते हैं रेस्पिरेशन को विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, तो उसको हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहला टर्म्स है हमारा ग्लूकोज, जिसको कि हम लोग C6H12O6 कहते हैं। यह ग्लूकोज जो है, जो कि 6 कार्बन एटम का एक कंपाउंड है, वो एक सिंपल फूड है जिसका कि ऑक्सीडेशन होता है। तो इनको ऑक्सीडाइज किया जाता है इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान इसी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है। तो इस ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस में द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। इसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, जो ऑक्सीडेशन हो रहा होता है ग्लूकोज का। ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। और यहाँ जो ऑक्सीडेशन हो रहा होता है ग्लूकोज का टू पायरुविक एसिड, यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। एक मोलेक्यूल जो है ग्लूकोज का, उनका जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ये प्रोड्यूस करता है 2 मोलेक्यूल पायरुविक एसिड का। मतलब कि 2 पायरुवेट का ये प्रोडक्शन करता है जब एक मोलेक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो इस तरह से ये 1 मोलेक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, और 1 मोलेक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब यहाँ पे हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस जब होता है ये साइटोप्लाज्म में, तो ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद ये बना लेता है पायरुवेट, और ये 2 मोलेक्यूल बनाता है पायरुवेट का। एक मोलेक्यूल ग्लूकोज का यूज होता है, और ये पायरुवेट बनाने के बाद यहाँ पे 2 मोलेक्यूल पायरुवेट बनाने के बाद यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस करके ये 38 एटीपी मोलिक्यूल्स जो कि एनर्जी है उनको फॉर्म करता है। इन सब के बारे में हम लोग वैसे डिटेल में चर्चा करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन वाले टॉपिक के अंदर। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग देखेंगे वहाँ इस रिएक्शंस के बारे में। तो इस तरह से जब हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो ये पायरुवेट जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फॉर्म करता है, और बहुत सारा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है सेल में, इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल, तो पायरुवेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है या तो इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, या तो लैक्टिक एसिड में। तो ये डिपेंड करता है कि ये वाला प्रोसेस कहाँ हो रहा है, या तो वो प्लांट सेल में हो रहा है या फिर वो एनिमल सेल में हो रहा है। तो किस जगह ये प्रोसेस हो रहा है वो उस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा इथेनॉल बनेगा या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा।
और इस वाले प्रोसेस में बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है इस केस में। और जो ये लैक्टिक एसिड है, क्योंकि तब हमारा फॉर्मूला हुआ लैक्टिक एसिड जो है, जो कि एक 3 कार्बन एटम का कंपाउंड है। ये एक 3 कार्बन एटम का कंपाउंड है जिसको कि हम लोग लैक्टेट बोलते हैं। इट इज अ हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक तरह से हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो अगर हम लोग लैक्टिक एसिड के फॉर्मूला की बात करें तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, जो कि यहाँ पे है अपना CH, और इस तरफ हो गया CH3, और ये यहाँ कार्बन C11O और O। तो ये लैक्टिक एसिड हो गया। तो अगर हम लोग रिकैप करें तो हम लोग बस ये देखें कि ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग इज सिंपली इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर। एयर को इनहेल और एक्सहेल करना, ये हमारा ब्रीदिंग है, जिसमें कि हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन रिच एयर जब हमारे बॉडी के लंग्स में जो एल्वियोली हैं उधर जब जाता है तो वहाँ से इस ऑक्सीजन गैस का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होकर के ये हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर के सेल तक पहुँचता है, और सेल में जाकर के वहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, जिसमें कि ग्लूकोज जो कि एसिमिलेटेड फूड है उनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये एटीपी मॉलिक्यूल्स का वो फॉर्मेशन करता है, जो कि हमारा एनर्जी है। और ये एनर्जी जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वहाँ जाके स्टोर हो जाता है। और इस तरह से जो है हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारे बॉडी में पूरा होता है। तो साथियों, अगले लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 7 होगा। और फिर हमारा लेक्चर नंबर 8 जो होगा उसमें हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करते हैं। थैंक यू।